हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सैम जीएस क्रिएशन। आपको पता है 17 अगस्त को आपके जो आरआरसी ग्रुप डी के जो पेपर हुए हैं उसके ऑल शिफ्ट के जितने भी तीनों शिफ्ट हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो बिल्कुल देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे। दो शिफ्ट के हमने देख लिए थे, कुछ रह गए थे, लेकिन तीनों शिफ्ट में जो जो मिसिंग थे क्वेश्चंस वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। जैन शब्द जो है किससे निकला है? जीन से निकला है। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है। इसका अर्थ पूछा है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विनर, विजेता। क्या है इसका अर्थ? विजेता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेता। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। मैंने कल आपको बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम दिया गया था, यानी कि राजीव गांधी चेंज होके क्या हो गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? 6 अगस्त 2021 में किया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 2021 को किया गया था। तो ये एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, किसे 2021 के विजेता की जो लिस्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए किन्हें किन्हें मिला था। तो मैं बता दूं कि नीरज चोपड़ा को मिला था एथलेटिक्स में, रवि कुमार दहिया को मिला था फ्री स्टाइल रेफलिंग में, लवलीना बोरगोहेन को मिला था, PR श्रीजेश को मिला था हॉकी में, और अवनी लेखरा को मिला था पैरालंपिक शूटिंग में, सुमित अंतिल को मिला था पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भागवत को पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर को मिला था मिताली राज को क्रिकेट में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में और मनप्रीत सिंह को हॉकी में मिला था। ठीक है, तो ये जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाए हैं जिसका नाम चेंज होके 6 अगस्त को क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा था आपका, तो सबसे पहले राजस्थान में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और सेकंड कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सेकंड भी याद रखेंगे, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर 1950, ये यहाँ बिल्कुल ये डेट मैंने आपको यहाँ पे बताना था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में और सेकंड कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? 1930 में क्वेश्चन पूछा था कि नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपको पता है कि दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च गांधी समेत 78 लोगों के द्वारा। ठीक है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 12 मार्च। ठीक है, कब शुरू हुआ था दांडी मार्च? तो कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 में बापू यानी कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था और 24 दिन 24 डेज तक पैदल यात्रा की थी। ठीक है,
कितने माइल चले थे? 240 माइल्स। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कितने माइल्स? 240 माइल्स, दैट मीन्स 385 किलोमीटर। कितना? 385 किलोमीटर इन्होंने पैदल यात्रा की 24 दिन तक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेंगे क्या पूछा गया था। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? बताएंगे। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके अभी जिनके भी एग्जाम्स हैं आरआरसी ग्रुप डी के, उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे तो बिल्कुल, और क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं, तो ये मत सोचना कि ये आ चुका है तो अब दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल आ सकता है, किसी भी शिफ्ट में दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम और अंतिम पूछा है ना, अंतिम तत्व कौन सा है? बताइए कौन सा है? अंतिम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन प्रथम है और थोरियम जो है वो अंतिम है। ठीक है, हाइड्रोजन एंड थोरियम, थोरियम जो है वो अंतिम तत्व है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। वी अनंत नागेश्वरम अभी मैंने कल ही बताया था, है ना, किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? किसके स्थान पे अनंत नागेश्वरन जो है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? केवी सुब्रमण्यम की जगह पे। ये मैंने आपको कल बता दिया है, कब केवी सुब्रमण्यम के स्थान पे हुए हैं। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार ये किसकी जगह पे इसीलिए मैं आपको जब भी करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हूँ हमेशा बता देती हूँ कि किनके स्थान पे किसकी सेवानिवृत्ति के बाद ये आए हैं, पदभार इन्होंने ग्रहण किया। ये मैं आपको डेली इसीलिए करंट अफेयर्स की क्लास में दोनों इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन बने हैं। ठीक है, किसकी जगह पे? किसकी जगह पे बने हैं? यही क्वेश्चन था, केवी सुब्रमण्यम की जगह पे। ठीक है, केवी सुब्रमण्यम की जगह पे बने हैं। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2021 को कौन सा अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया? किसका शुभारंभ किया? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। किसका किया? किसका शुभारंभ किया? महिला एवं, एक बार वापस से आप क्वेश्चन सुनेंगे, लंबा क्वेश्चन है इसलिए लिख नहीं रही हूं। क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च, ये डेट याद रखिएगा, 7 मार्च 2021 लिख दिया मैंने, 2022 होगा। ठीक है, क्वेश्चन था कि 7 मार्च 2022 को कौन सा अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। नेक्स्ट आपसे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? जो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है, इसका जो अभियान का उद्देश्य है वो 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले किशोरियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अभी कल ही बताया था मैंने कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वहां देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? केरल। ये क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था इसलिए आज रिपीट नहीं करूंगी। मांग की लोच किस दिशा में बढ़ती है? किस दिशा में बढ़ती है? ये क्वेश्चन पूछा था, तो बता दूं कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मांग की लोच किस दिशा में बढ़ती है। ठीक है, मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग ये मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, दाएं से बाएं ऊपर की ओर, दाएं से बाएं नीचे की ओर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? किस
क्रिया के द्वारा होता है ये? इनफिल्ट्रेशन के कारण। किसके कारण होता है? इनफिल्ट्रेशन के कारण। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या था? किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी या वर्षा का पानी या बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? किस कारण होता है? इनफिल्ट्रेशन के कारण होता है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस थे, देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस आपको मैंने नहीं कराए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिल सबको पता है कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अच्छा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पे? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना आप देख के जाएंगे किस मॉडल पर आधारित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मैंने आपको बता दिया पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में। ठीक है, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? दांडी मार्च था। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व, प्रथम तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व क्या है? थोरियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, पूछा था, ऑप्शंस दिए थे कि निम्न में से कौन सा आपातकाल का अनुच्छेद नहीं है, मतलब इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल नहीं है। तो देखो 3 आर्टिकल होते हैं इमरजेंसी से रिलेटेड। कौन कौन से हैं? 352 आर्टिकल 352 क्या बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? यही क्वेश्चन था कि 3-4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था इसमें से कौन सा आपातकाल से संबंधित नहीं है। तो आपको तीनों पता होने चाहिए कि कौन से आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 ये किस लिए है? राज्य में आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है ये। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360, ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। ओके, वित्तीय आपातकाल की बात करता है आर्टिकल 360। ये क्वेश्चन था, तो बिल्कुल आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार क्वेश्चन था। बाल, एक सेकेंड, बाल साहित्य पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? कितनी भाषाओं में दिया गया है ये? 22 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, 22 भाषाओं में दिया गया है। साहित्य अकादमी ने 30 दिसंबर 2021 को, कब? 30 दिसंबर 2021 को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के 22 विजेताओं, कितने? 22 विनर्स की घोषणा की। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया है। इस वर्ष गुजराती और पंजाबी भाषा में
कोई भी बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया है, यानी गुजराती और पंजाबी में नहीं मिला है कोई भी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। और उर्दू भाषाओं के विजेता की घोषणा बाद में की जाएगी। नमिता गोखले, दो नाम याद रख लेना, नमिता गोखले को अंग्रेजी और दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी अपवर्तन के कारण। देख लेते हैं ये क्वेश्चन पूछा था कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? ये क्वेश्चन पूछा था, किसके कारण बनता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका पूछा था, तो बिल्कुल अपवर्तन, प्रवर्तन, प्रकीर्णन, विकिरण, इस पे क्वेश्चन आता है आपका, तो ये आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलिए, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, क्वेश्चन था कि जब प्रकाश, साइंस के क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन आपतन और परावर्तन के किरण के मध्य कोण पूछा है। कितने का कोण होता है? आपतन एंड ठीक है। चलिए, तो पूछा है आपतन और परावर्तन के मध्य कोण, कितने का कोण बनता है? ये क्वेश्चन पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री इसका आंसर होगा। जब मुख्य अक्ष के समानांतर वाली प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो वह उसके फोकस से होकर गुजरती है। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है, ठीक है। जब प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो पूछा था वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कोण पूछा था, तो 0 डिग्री का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। केमिकल इक्वेशन दिया था और उसे बैलेंस करने के लिए बोला था, ठीक है। केमिकल इक्वेशन था आपका, देख लेते हैं कौन सा केमिकल इक्वेशन था। Fe2SO4 FeO, ठीक है, प्लस SO प्लस SO3, ये आपसे पूछा था, इसे बैलेंस करने के लिए बोला था। ये जो केमिकल इक्वेशन दिया है इसे बैलेंस करने को बोला था, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? Fe2, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, Fe2SO4 का होल थ्राइस होता है ना, होल थ्राइस होता है,
तो अब इसे हम बैलेंस करेंगे। Fe कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है, एक Fe दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पहले 2 लगा लेंगे, 2FeO, ठीक है। O4 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeO2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले टोटल ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 × 3 12 होने चाहिए, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, तो अभी कितने हुए, यहाँ पे 2 4 हो गए, ठीक है, 4 हो चुके हैं। फिर SO को बैलेंस कर लेंगे, SO2 होता है, SO2 होता है ना, बिल्कुल SO2 और 2SO3। अब यहाँ से करेंगे तो +2 ऑक्सीजन और 6 4 10 2 12 हो गया ना, 12, तो बैलेंस कर लेंगे, 12 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। 3 Fe भी आपका बैलेंस हो चुका है, तो यहाँ से आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन पूछा था कि केमिकल इक्वेशन दे रखा था, उसे बैलेंस करना था, ठीक है। चलिए, फ्यूज वायर संबंधित सही कथन पूछा था, फ्यूज वायर से संबंधित कथन पूछा था कि कौन सा सही है। फ्यूज वायर से बना एक सर्किट तत्व है जो अत्यधिक प्रतिरोध सामग्री से बना होता है, जैसे कि सर्किट में ओवरलोडिंग होने पर पिघल जाता है। ये हमेशा लाइव वायर में जुड़ा रहता है ताकि सर्किट को तोड़ने के लिए जुड़े उपकरणों को नुकसान से बचाया जा सके, ठीक है। और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने कल बताया था कि जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है, कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ½ H2O, ठीक है, ये कल मैंने बता दिया है। अच्छा, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है, किसके प्रभाव से, टिंडल इफेक्ट के कारण, ठीक है, टिंडल प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा, देख लेते हैं 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया, बताइए। 2021 में किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया, DRDO द्वारा निर्मित। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रलय मिसाइल। किसका किया गया, राइट आंसर हो जाएगा प्रलय। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रलय मिसाइल, ठीक है, राइट आंसर होगा प्रलय मिसाइल। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट पर स्वदेश निर्मित सतह से सतह पर, ये प्रलय जो मिसाइल है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। प्रलय जो है कम दूरी वाली सतह से सतह में मार करने में सक्षम मिसाइल है। ओके, चलिए। अच्छा, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा जो है वो कौन सी संस्था जारी करती है, बताएंगे सभी लोग। राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है, कौन सी संस्था जारी करती है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो भारत में राष्ट्रीय आय गणना का सर्वमान्य प्रमाणित संस्था आपको पता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO करती है जारी, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ा कौन जारी करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांस लेने में वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता कौन सा अंग करता है, कौन सा करता है, तो ट्रैकिया करता है, ठीक है, श्वास नलिका। सांस लेने में वायु का आदान प्रदान क्वेश्चन पूछा था, सांस लेने में वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता कौन सा अंग
करता है? कौन सा अंग करता है श्वास नलिका? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वास नलिका, यानी कि ट्रैकिया की बात कर रहा है। ठीक है, ट्रैकिया, ये हो जाएगा आंसर। 17 नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे थे आपके एग्जाम्स में, और आपके अब जो भी पेपर है ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम को हाई कोर्ट ने कब निरस्त किया? बताइए। सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम को हाई कोर्ट ने कब निरस्त किया? ये एक क्वेश्चन करंट से पूछा था। तो बिल्कुल धारा 304 बी, धारा 304 बी के मुताबिक अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने, चोट लगने या किसी भी अप्राकृतिक वजह से मृत्यु हो और यह साबित होता है कि मृत्यु से पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो यह दहेज मृत्यु का मामला बनेगा। ठीक है, ये जो था इसे निरस्त किया गया था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे देख लेते हैं। मैंने बताया था आर्टिकल 279 एक किससे संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित है। ये एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अच्छा, 122वां संविधान संशोधन बिल था। ठीक है, 2014 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। ठीक है, 2017 में जीएसटी मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लागू किया था। 1 जुलाई 2017 से 101st अमेंडमेंट था, ये भारत में लागू हुआ था। कब से? 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी पे मैंने आपकी प्रॉपर क्लास ली है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? क्वेश्चन था। आर्टिकल 51A किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? भाग 4A। ठीक है, भाग 4A मौलिक कर्तव्य। आपको पता है कि इसमें 51A में क्या बोला गया? मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, तो बिल्कुल मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। राज्य और संबंधित आधिकारिक भाषा दिया था और उसमें असंगत यानी कि जो अमेल था, जो मैच नहीं था, वो आपको चूज करना था। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा था? कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस सिटी में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगा? तो कहाँ पे करेगा? गुना में करेगा। कहाँ पे करेगा? गुना में करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन था संघाई हिरण किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य का राजकीय पशु है? मणिपुर का। तो संघाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था। ओके, मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? पूछा था। मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? किन पहाड़ियों पर स्थित है? किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी हिल्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ठीक है, तो खासी हिल्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? पूछा था कि जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की तो मैम बात ही मत करिए, है ना। बेरोजगारी किस राज्य में है? ये एक क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में है? हरियाणा। हरियाणा में सबसे अधिक 23.4 कितनी? हरियाणा में 23 यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा। हरियाणा में कितनी है बेरोजगारी?
23.4%। कितनी है? 23.4%। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हरियाणा के बाद कहाँ पे है? राजस्थान में है, फिर त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में है। ओके, चलिए। नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा था, नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है नवरोज उत्सव? किस धर्म से? पारसी धर्म से। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। ये एक क्वेश्चन पूछा था कि नवरोज किससे संबंधित है, नौरोज या नवरोज। ये ईरानी नववर्ष है जिसे फारसी का नया साल कहा जाता है। ठीक है, नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान, भारत किस स्थान पे है? 131, 131। ये क्वेश्चन पूछा था, तो बिल्कुल इससे आप याद करके जाएंगे। मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट, आपको पता है कि सूचकांक वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, है ना। 2020 में भारत 131वें स्थान पे था। फर्स्ट पे नॉर्वे और स्विट्जरलैंड और आइसलैंड सेम रैंक पे थे, यानी सेकंड रैंक पे। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, आपको पता ही है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है? UNDP, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, USA में है। ठीक है, अच्छा 2020 का ये पूछ लिया कि भारत की रैंक 131 थी, और अगर थीम पूछ लेता है, अगर ये तो पूछ चुका है कि 2020 में भारत मानव विकास सूचकांक में 131वें स्थान पे था, और अगर पूछता है कि 2020 की थीम क्या थी, तो मानव विकास और मानव विज्ञान। क्या थी थीम? मानव विकास और मानव विज्ञान। ठीक है, ये जो है वो थीम थी 2020 की। ये विज्ञान लिखा है, मानव विज्ञान। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसेन। ठीक है, चलिए 2020 में भारत मध्यम मानव विकास वाले देश श्रेणी में आता है। ठीक है, चलो। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? क्वेश्चन था, कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? यही क्वेश्चन आप पता है हर शिफ्ट में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, कुछ एकदम से नया नहीं पूछता है। तो बिल्कुल आपको यही क्वेश्चंस देख के जाने हैं। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो बिल्कुल नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। तो राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। मृदा अपवर्तन रोकने के लिए क्या सही रहेगा? क्या सही रहेगा? ऑप्शन खेती करना, मवेशी चारण, समोच्चीय जुताई। तो राइट आंसर समोच्च रेखीय जुताई या सीढ़ी नुमा कृषि, वृक्षारोपण। ये जो है वो मृदा अपवर्तन को रोकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु किस राज्य में लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? आयु। ठीक है, ये देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था इसके पहले? 24 था ना, 25। ये आयु जो है, आयु जो ऐप है किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये आयु ऐप किस राज्य में? कर्नाटक, 29 मई 2022 को। ठीक है, 29 मई 2022। कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा। ठीक है, तो कर्नाटक में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले
किसके द्वारा मापा गया था? किसके द्वारा मापा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 26 नंबर। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस मिला के हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? किसके द्वारा मापा गया था? किसके द्वारा मापा गया था? दादा भाई नौरोजी। इन्हें क्या बोलते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्हें हम क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने 1876, कब? 1876 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। ठीक है, तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। 1955 से राष्ट्रीय आय का अनुमान, अभी मैंने बताया कौन करता है? कौन? अभी हमने पहले ही देखा कौन करता है? CSO। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जा रहा है। हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी देखा था हमने कल। कहाँ पे है हाजी अली दरगाह? कहाँ पे है? वर्ली तट, मुंबई में है। कहाँ पे है? वर्ली तट, मुंबई। कल बताया था मैंने कहाँ पे स्थित है। वर्ली तट, मुंबई में स्थित है। और सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में 1431 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1431 में बनवाया गया था ये। ओके, चलो कॉर्पा फुल फॉर्म पूछा था। देखो ये 27 के बाद देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा था कॉर्पा, ये जो कॉर्पा है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कॉर्पा का फुल फॉर्म पूछा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, कॉपरा किसके रिप्लेस्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा रिप्लेस किया गया था। ठीक है, चलिए और क्या क्वेश्चन पूछा था? अच्छा, टीपी औसफ को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा था। कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था टीपी औसफ को किस क्षेत्र या स्पोर्ट में द्रोणाचार्य 2021 का पुरस्कार दिया गया है? किस क्षेत्र में दिया गया है? तो एथलेटिक्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप। ठीक है, एथलेटिक्स। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार कल ही बताया था 1985 में गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे शुरू हुआ था। ठीक है, और 2 श्रेणियों में दिया जाता है, इस लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी। कल बताया था ना मैंने, 5 जो है लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है और 5 दिया गया है किसमें? नियमित श्रेणी में। तो एथलेटिक्स में दिया गया है टीपी औसफ को। ठीक है, क्या हो जाएगा? एथलेटिक्स में दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यही क्वेश्चन पूछा था आपसे द्रोणाचार्य से रिलेटेड। एथलेटिक्स में टीपी औसफ को सरकार तलवार को मिला है क्रिकेट में, सरपाल सिंह को हॉकी में, असन कुमार को कबड्डी में और तपन कुमार को मिला है स्विमिंग में। ये आपको लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है। और नियमित श्रेणी में 5 दिए गए हैं। राधा कृष्णन नैयर पी एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग में, प्रीतम स्विच को हॉकी में, जयप्रकाश नौटियाल को पैरा शूटिंग में और सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस में दिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। संध्या गुरुंग, अभी मैंने पूछा ना, ये भी क्वेश्चन पूछा था। संध्या
संध्या गुरुंग को किस स्पोर्ट में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? अभी बताया मैंने, बताइए किस स्पोर्ट में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? बॉक्सिंग में दिया गया है। किस में दिया गया है? बॉक्सिंग में मिला है संध्या गुरुंग को। ओके, और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? पूछा था कि पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? पंचायती राज में, देखो पंचायती राज से ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, तो पंचायती राज आप पढ़ के जाएंगे। पंचायती राज में, पंचायती राज से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? कितना आरक्षण दिया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन, पंचायती राज कब आया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अप्रैल 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था आपका, वक्रता त्रिज्या फोकस बिंदु के सूत्र पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था? वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु किस सूत्र पर आधारित है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू 2F, है ना। क्या होता है? R इज इक्वल्स टू 2F। F क्या है? फोकस बिंदु, ठीक है। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूछा था, तो ये तो मैंने आपको कल बताया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमने कल देख लिया है ना। चलिए, और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विखंडन यानी कि फिजन, बाइनरी फिजन का उदाहरण क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। बहुविखंडन, इसका उदाहरण क्या है? प्लाज्मोडियम। दूसरा है बडिंग किस में होती है? ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिजन, बडिंग, ये क्या है? ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था, ऑप्शंस दिए थे और पूछा था कि अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। तो जब आपको पता रहेगा कि अलैंगिक जनन कौन से होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं अलैंगिक जनन। फिजन, बडिंग, बीजाणु का बनना यानी स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन, रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन। फ्रेगमेंटेशन के बाद हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ये 6 प्रकार के होते हैं, ये आप याद रखोगे और इसमें से आप एलिमिनेट भी कर पाओगे जब आपको 6 पता होगा। फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब इसमें से जो नहीं था आप वो ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है। चलो, अच्छा, आलू पर अगर आयोडीन के घोल को गिराएंगे तो जो हिस्सा
आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा? किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है? स्टार्च की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टार्च की उपस्थिति के कारण। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? किसके कारण पूछा था? पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो बिल्कुल सबको पता है, स्टोमेटा के कारण। ठीक है, स्टोमेटा के कारण होता है, रंध्र के कारण। ठीक है, स्टोमेटा रंध्र के कारण होता है। और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे देख लेते हैं। कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के लिए प्रसिद्ध संकेतक है? तो विशेष रूप से ई कोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। कौन कौन सा? ई कोलाई और फेकल स्ट्रेप्टोकोकी जो है ये मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए थे? पूछा था कि ये I और V के बीच में 3 रैखिक प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया आपका V, ये हो गया आपका I, और 3 रैखिक प्रतिरोध दिए थे। ठीक है, R1 R2 और ये रहा R3। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका कि 3 रैखिक प्रतिरोध R1 R2 R3 के लिए करंट I वोल्टेज V के बीच ग्राफ दिया गया है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सब सही क्या हो जाएगा? R2 इज ग्रेटर देन R1, R1 इज ग्रेटर देन R3। ठीक है, ये क्वेश्चन था। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद हैं? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद हैं? कितने हैं? कितने हैं? 2। कितने? 2 मौजूद हैं। एक इक्वेशन दिया था, पूछा था कि कौन सा इसमें से रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो मैंने आपको कल बताया था रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ में हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और पूछा था कौन सा न्यूलैंड्स अष्टक का सही उदाहरण है, दिया था और पूछा था, उसमें ऑप्शंस दिए थे। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा लिथियम और सोडियम। ठीक है, क्या होगा? लिथियम और सोडियम जो है वो सही उदाहरण है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन? पूछा था व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका यूनिट पूछा था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका यूनिट पूछा था। कॉमर्शियल यूनिट इसकी क्या है? किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे देख लेते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा के लिए किया जाता है। ठीक है, पूछा था ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसका तो फॉर्मूला है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। इसका पूछा था ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। इसका उपयोग किस में किया जाता है? कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के लिए विरंजन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 उपयोग याद रखेंगे। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के लिए विरंजन एजेंट के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर।
नेक्स्ट देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। इक्वेशन दिया था, उसे बैलेंस करने के लिए बोला था, तो बिल्कुल केमिस्ट्री से आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने वाला जो चैप्टर है वो आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। पूछा था कि नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, NaCl और अन्य आवश्यक लवण मूत्र निर्माण के दूसरे चरण यानी कि ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। तो ये जो है वो अवशोषित होते हैं, ठीक है। और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। श्वसन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। पूछा था समुद्र पानी का रंग ब्लू किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है, बताइए। समुद्र पानी का रंग ब्लू किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। किस प्रकाशीय घटना के कारण, किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है, बताएंगे आप लोग। किसके कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। पूछा था विच ऑफ द सेल्स कैन चेंज इट्स शेप। ऑप्शंस दिए थे आपका लिवर, ब्रेन, RBC, WBC। तो आपको बता दूं कि मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं दैट मीन्स कि WBC जो है वो आकार बदल सकती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए थे RBC, WBC, लिवर, ब्रेन। इनमें से पूछा था कौन सा अपना आकार शेप जो है वो चेंज कर सकता है। तो कौन कर सकता है, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, ठीक है, या उन्हें संक्रमित क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कोशिकाओं के तो सबसे पहले आप ये बताएंगे मुझे, आप लोगों के पास भी क्वेश्चंस हैं तो आप भेज सकते हैं। संक्रमित क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कोशिकाओं के बीच जाने में ये मदद करता है। अच्छा, क्वेश्चन था उपनिषद में उप का क्या अर्थ है। उपनिषद में उप का क्या अर्थ है। क्वेश्चन था आपका उपनिषद, उपनिषद में उप का अर्थ पूछा था, क्या है, निकट या समीप। क्या होगा, निकट या समीप होगा, ठीक है। और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। रेयर डिजीज डे कब मनाते हैं। रेयर डे डिजीज कब मनाते हैं। रेयर डिजीज डे कब मनाते हैं। कब मनाते हैं ये 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। इस बार की थीम ऑफ रेयर डिजीज डे क्या थी, शेयर योर कलर्स। थीम भी याद रखेंगे, थीम क्या थी, शेयर योर कलर्स। शेयर योर कलर्स जो है वो इस बार की थीम थी, ठीक है। और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष कब बढ़ाया गया है। तो जून 2021 में पूछा था क्वेश्चन कि देश के अटॉर्नी जनरल कौन है, आपको पता है कौन है अटॉर्नी जनरल। के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल पूछा है कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया है। तो जून 2021 में। कब बढ़ाया गया है, जून 2021 में। इनकी नियुक्ति कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। इनकी नियुक्ति हुई थी 1 जुलाई 2017 को हुई थी, ठीक है। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है जून 2021 में। 30 जून 2022 में उनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए और बढ़ाया है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पूछा था इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ऑप्शंस दिए थे
कैपिटल गेन, इनकम टैक्स, एक्साइज, कारपोरेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्साइज जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दिया गया है। तो अभी हमने देखा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, है ना, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बताया मैंने कि पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो लागू हुआ। 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारी चीज़ें तो पूछ चुकी हैं कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, महिला का इसमें कितना आरक्षण था। अब पूछ सकता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। आरबीआई ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, आप करंट अफेयर्स की मॉर्निंग की क्लास देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स की 8:30 बजे वाली जो क्लास सुबह होती है उसमें कराया है। क्वेश्चन था कि आरबीआई ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध लगाया है, किस पे लगाया है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक किस पे लगाया है, पेटीएम पेमेंट बैंक पे। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब हुई थी, बताइए। सेल की स्थापना पूछा था, सेल बताएंगे सभी लोग। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 1954 1954 को हुई थी। ठीक है, 19 जनवरी 1954 को हुई थी। और इनकॉर्पोरेट कब किया गया था, 24 जनवरी 1973 को। अध्यक्ष कौन है सेल के, अध्यक्ष बता देंगे सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल, सेल अध्यक्ष कौन है, सोमा मंडल। आम्र वर्षा कब होती है, क्वेश्चन पूछा था, आम्र वर्षा कब होती है, आम्र वर्षा कब होती है, कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में। कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। कब होती है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, ICTZ आफ्टर रेनी सीजन विच डायरेक्शन गोज साउथ। ITCZ सूर्य का अनुसरण करता है जिसमें स्थिति मौसमी रूप से भिन्न होती है। ITCZ क्या है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पूछा है। तो ये क्वेश्चन था। और कैसे क्वेश्चंस थे, संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है, संघीय मतदान, क्वेश्चन पूछा था, संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शंस दिए थे आपको, ऑप्शंस दिए थे, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, किसके अंतर्गत आती है, संघीय मतदान। भारत में जो वोट का अधिकार है वो संविधान और जन प्रतिनिधित्व, तो ये संवैधानिक अधिकार हो जाएगा, है ना।
संवैधानिक अधिकार होता है आप लोगों को। संविधान का अनुच्छेद 326 जो है वो 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार देता है। भारत में वोट का अधिकार संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संघीय मतदान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरुद्ध प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? पूछा था सरदार सरोवर बांध, याद ये भी पढ़ के जाएंगे, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, इसकी जो ऊंचाई है इसके बढ़ाने के विरुद्ध प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? इसकी कैचमेंट एरिया में 90% से ज़्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य का है। बांध की पूरी क्षमता तक जल भराव करने से मध्य प्रदेश के अनेक गांव क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे, दैट मीन्स जल में डूब जाएंगे, जिसके चलते अनेक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। विस्थापित होने से उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई, जल में डूब गई। इसी कारण मध्य प्रदेश में मेधा पाटकर के नेतृत्व में 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध आपको बताया ही था मैंने, ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? प्रधानमंत्री श्रम योगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत केंद्र सरकार कितना योगदान कर रही है? क्वेश्चन था प्रधानमंत्री श्रम योगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मानधन योजना अंतर्गत केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कितना योगदान कर रही है? कितना योगदान कर रही है? तो 50%। कितना कर रही है? 50%। ठीक है, 50%। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करता है तो उसे 60 वर्ष की आयु में 100 रुपये प्रति माह का योगदान करना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा 100 रुपये की समान राशि का योगदान दिया जाएगा। योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा अंतरिम बजट 1 फरवरी 2019 के बजट में की गई थी। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वो 15 फरवरी 15 फरवरी 2019 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्रों के कामगार श्रमिक जैसे ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर और घरों में काम करने वाले जिनकी मासिक आय कितनी है? 15,000 रुपये या उससे कम है, इस योजना का वो लाभ उठा सकेंगे और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए थे और आपका जिनका भी आज भी पेपर है उन्हें बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैराशूटर को दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड 2022 किसे मिला है? पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैराशूटर, किस पैराशूटर को मिला है? तो अवनी लेखरा। किसे मिला है? अवनी लेखरा को मिला है। ठीक है, स्पोर्ट्स से भी आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपको पता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग में किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद, यही क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज होके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया 6 अगस्त 2021 को। तो पूछा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग में किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? मनीष नरवाल को मिला है। किसे मिला है? मनीष नरवाल को मिला है। ठीक है, और जो आपको टेलीग्राम है उस पर आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है। और क्या क्वेश्चन पूछा था?
ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हमने देख लिया। बाबा सोहन सिंह भाखना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? बाबा सोहन सिंह भाखना, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया हुआ है ना हिस्ट्री में। बाबा सोहन सिंह भाखना किस पार्टी के अध्यक्ष थे? किस पार्टी के अध्यक्ष थे? किस पार्टी के अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के। किसके? गदर पार्टी। गदर पार्टी इसकी स्थापना 1913 में कब हुई थी? 1913 में स्थापित हुई थी। सोहन सिंह भाखना किस पार्टी के अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के। स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैराशूटर को मिला है? अवनी लेखरा को मिला है। ठीक है। किस राज्य में ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय लॉन्च किया गया है? ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक छात्रों के लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय शुरू किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में। तो बिल्कुल ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक तो करना ही है। और आपको डेली जो क्लासेस होती हैं आपकी सुबह होती हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की टाइमिंग 8:30 बजे 8:30 AM है और स्टैटिक की क्लास होती है आपकी 9 PM पे। ठीक है, 9 बजे रात्रि में आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स सुबह 8:30 बजे होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और अपडेट रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैक्सिमम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।